Good morning, all of you. Today we will discuss about the concept of democracy. तो जब डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो देखिए जब जो डेमोक्रेसी की जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये बात की जाती है कि अगर किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी को कोई अगर कलेक्टिव डिसीजन लेना है तो वो कैसे लिया जाए या दूसरे वर्ड्स में अगर बात करी जाए तो किसे शासन करना चाहिए यानी सरकार बनाने के संबंध में किस सिद्धांत को मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए किस तरह की जो संस्थात्मक व्यवस्था है उसकी आवश्यकता होती है। तो जब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसका एक यूनिवर्सल आंसर है और वो है डेमोक्रेसी। यानी जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो इस बात से समझी जा सकती है कि अब जो सैनिक शासक है, तानाशाह है या फिर कोई राजतंत्रवादी है, वो सब कोई अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलता है। यानी सब क्लेम करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं। इनके द्वारा डेमोक्रेटिक होने का दावा किया जा रहा है। क्योंकि अब जो ये एक आरोप लगाया जाता है अनडेमोक्रेट होने मतलब अनडेमोक्रेटिक होने का एक ये ब्लेम लगाया जाता है जिसको बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। बहरहाल जो हाल ही का इतिहास है उसमें लोकतंत्र को यह सकारात्मक इम्पोर्टेंस दिया गया है। बहुत लंबे समय तक तो इसको एक मोब रूल माना जाता था। मोब रूल माना जाता था और इसको अक्षम सरकारों का सिनोनिम माना जाता था। लोकतंत्र शब्द का जो अर्थ है वो होता है कि लोगों के द्वारा शासन। ये लोग कौन हैं और ये किस तरह शासन करते हैं तथा किन इश्यूज पर ये लोग शासन करते हैं और किस लिमिट तक ये शासन करते हैं, किन संस्थाओं के द्वारा शासन करते हैं और किन लक्ष्यों की प्राप्ति के द्वारा इनके द्वारा शासन किया जाता है। क्या यह एक मनवांछित व्यवस्था है? तो जब लोकतांत्रिक शासन की का जो नेचर है या इसका जो उद्देश्य है, जो इसकी सीमा है या जो इसकी ज़रूरत है और इसका जो प्रभाव है, उसको लेकर अलग-अलग तरह के जो दृष्टिकोण हैं, वो हमारे सामने हैं। साथ ही लोकतंत्र के काम करने के जो भी तरीके हैं, उसको भी कई प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कई बार तो लोकतंत्र को एक एक तरह की जो ये रहती है एडजेक्टिवल कॉन्सेप्ट ये माना जाता है क्योंकि लोकतंत्रों को अनगिनत प्रकारों या बहुत सारे मॉडलों में कैटेगराइज किया जाता है जैसे उदारवादी, सामाजिक, जनवादी लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र, रेडिकल या एसोसिएशनल डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, प्लूरलिस्ट एंड एलिटिस्ट। तो कई तरह से जो ये लिस्ट है वो दिखाई देती है, मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट भी ये हो सकती है। तो जब भी सॉरी जैसे अगर हम नॉर्मल शब्दों में कहें या फिर लोकतंत्र के अर्थ के बारे में बात करें तो यह एक ऐसी सरकार है जो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड होती है। यानी इसमें हर उस व्यक्ति की कंसेंट की ज़रूरत होती है जो पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्ट होता है। यह इस फेथ पर बेस्ड है कि सभी व्यक्ति अपनी लाइफ से जुड़े कलेक्टिव डिसीजन करने में कैपेबल होते हैं। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के विचार और जो उनके इंटरेस्ट रहते हैं उनका मूल्य दूसरे इंडिविजुअल के आइडियाज़ या उनके इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत अपनाया जाता है और यह सभी व्यक्तियों को समान नैतिक महत्व के विचार और किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर नहीं रखे जाने के आइडिया पर बेस्ड है। तो इस तरह यह जो पद सोपान या फिर जो वंशानुगत जो प्रिविलेजेस रहते हैं, विशेषाधिकार या फिर जो भेदभाव है, उनके खिलाफ काम करता है। यहाँ देखिए जब हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कि इसका अर्थ किसी पॉलिटी के जितने भी नागरिक हैं यानी पॉलिटी के सभी नागरिकों से इसका मतलब होता है। लेकिन हमेशा यह सिचुएशन नहीं थी। बहुत पहले से जो समूह थे सोसाइटी में, उन समूहों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर रखा गया। इनको वोट देने के अधिकार या फिर जो कई तरह के डेमोक्रेटिक राइट्स रहते हैं, उनको हासिल करने के लिए काफ़ी सारा लंबा एक स्ट्रगल इन लोगों को करना पड़ा। शुरू में जैसे जो यूरोप या फिर बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पर जो वोट देने का जो राइट था, यानी जो वोटिंग राइट था, वो केवल
प्रॉपर्टी वाले जो गोरे पुरुष थे, देखो यहाँ पर भी डिफरेंस कर रखा था कि प्रॉपर्टी वाले हो लेकिन गोरे हो, उन्हीं लोगों को ये राइट प्राप्त था। और जैसे जो बाद में धीरे-धीरे जो शिक्षित पुरुष थे या श्रमिक वर्ग के जो श्वेत पुरुष थे, अश्वेत पुरुष या फिर जो फीमेल्स थी, मतलब धीरे-धीरे क्रम में उनको भी वोट देने का और चुनाव लड़ने के साथ-साथ कई सारे राइट्स मिले। और पहले तो काफ़ी सारा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनको वोटिंग राइट भी अवेलेबल नहीं था। पहले तो सिचुएशन ही काफ़ी अलग थी, आज सिचुएशन काफ़ी अलग है। तो ये थोड़ा-सा हमने डेमोक्रेसी का एक इंट्रोडक्शन देखा। अब हम बात करेंगे कि जो शुम्पीटर महोदय हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहा? उन्होंने बताया, एक बहुत ही अच्छी डेफ़िनेशन है ये शुम्पीटर की, कि बिल्कुल ईज़ी मैनर में ये एक्सप्लेन करती है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी एक फ़ॉर्म है गवर्नमेंट का जो इम्प्लाई करता है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, वो वेस्ट करती है सभी ऑर्डिनरी पीपल में, ताकि जो पब्लिक पॉलिसी है, जो बनाई जाती है, वो लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग बनाया जाए और वो लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करे। तो देखिए कितने अच्छे मैनर में ये डिफाइन कर रही है डेमोक्रेसी की कॉन्सेप्ट को। फिर उसके बाद है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये अभी हमने थोड़ा-सा जाना था, लेकिन इसको एकदम डिटेल में देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी की टर्म है या फिर जो क्लासिकल कंसेप्शन है डेमोक्रेटिक रूल की, वो रूट करती है इसमें एंशिएंट ग्रीस में। डेमोक्रेसी को डिराइव किया जाता है एंशिएंट ग्रीक वर्ड से। देखिए इस पे फोकस कीजिए, ग्रीक वर्ड। यहाँ से ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है डेमोक्रेसी वर्ड। जो ग्रीक वर्ड है क्रेटोस, जिसका मतलब है पावर या फिर रूल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये ग्रीक, और अभी भी पूछा जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो डेमोक्रेसी है, इसका मतलब हुआ रूल बाय द डेमोस। अब यहाँ पर डेमोस क्या है? डेमोस का मतलब होता है द पीपल या फिर द मैनी, यानी कि बहुत सारे। तो अगर हम इन दोनों को जॉइन करते हैं तो ये हुआ कि अ, लोगों का शासन, यानी डेमोस प्लस क्रेटिया। लोगों का शासन का मतलब होता है डेमोक्रेसी। तो ये शुरुआत में ये एक नेगेटिव नेगेटिव और पीजोरेटिव टर्म थी, जो डिनोट करती थी कि ये सभी के द्वारा रूल नहीं किया जाएगा, एज रूल बाय द प्रॉपर्टीलेस एंड अनएजुकेटेड मासेस। यानी जो अनएजुकेटेड थे या फिर जो प्रॉपर्टी लेस थे, ये मतलब उनके ऊपर फोकस नहीं करती थी, उनके द्वारा रूल नहीं किया जाता था। डेमोक्रेसी को एक शत्रु के रूप में देखा जाता था, लिबर्टी और विजडम के शत्रु के रूप में। जो राइटर्स है कुछ, जैसे एरिस्टोटल हो गए, अ, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था विर्च्यू ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन। दे नेवरथलेस They nevertheless feared that unrestrained democracy would degenerate into a form of mob rule। यानी उन्होंने कहा कि जो अनरेस्ट्रेंड डेमोक्रेसी रहती है वो एक मोब रूल में बदल बदल जाएगी। फिर उसके बाद आती है कि डेमोक्रेसी इन एंशिएंट ग्रीस। जो प्लेटो और एरिस्टोटल थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को अपने टाइम में देखा था इन सम ऑफ एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स, स्पेशली इन एथेंस। तो इसके जो साइलेंट फीचर थे वो थे कि इक्वल पार्टिसिपेशन था सभी फ्रीमैन के द्वारा इन कॉमन अफेयर्स ऑफ द पोलिस, यानी कि सिटी स्टेट्स में, जिसको रिगार्ड किया जाता था एज एन इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड लाइफ। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये कि अराइविंग एट पब्लिक डिसीजन इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्री डिस्कशन। यानी पब्लिक डिसीजंस लिए जाते थे फ्री डिस्कशन में। एक ऐसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर था कि ये सभी व्यक्ति आकर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करते थे और डिसाइड करते थे कि क्या फाइनल डिसीजन लिया जाए। तो इस तरह का वहाँ एटमॉस्फेयर देखने को मिला था। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, कि जो जनरल रिस्पेक्ट थी लॉ के लिए, एंड कि वहाँ पर लॉ के लिए जनरल रिस्पेक्ट थी एंड फॉर द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स फॉर ऑफ द कम्युनिटी। फिर बात करते हैं डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में, मॉडर्न एज की अगर बात करें तो ब्रिटेन को रिगार्ड किया जाता है एज द फर्स्ट डेमोक्रेसी। सिविल वार के बाद में जो 17th सेंचुरी में
अ, हुआ था, यानी जो सिविल वार हुआ था 17th सेंचुरी में, जिसमें रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का खात्मा कर दिया गया था और जो पावर थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था क्राउन से पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज़ में। फिर जो इम्पैक्ट है एनलाइटनमेंट का, रिफॉर्मेशन का और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इसमें जो आइडिया ऑफ मैन था एज़ द ओनर ऑफ हिज़ ओन डेस्टिनी, यानी जो मैन है वो अपनी डेस्टिनी का खुद मालिक है। And the two revolutions in France and America proved to be powerful push for the idea of democracy। और जो दो रेवोल्यूशन हुए थे फ्रांस में और अमेरिका में, उन्होंने जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया था उसको काफ़ी पुश किया सामने लाने में। फिर जो आइडियाज़ थे लॉक के, थॉमस पेन के और जो डॉक्यूमेंट था लाइक फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन और जो अमेरिकन डिक्लेरेशन थी इंडिपेंडेंस की, इन्होंने एक्सप्रेस किया द इम्पोर्टेंट आइडिया एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव अंडरपाइंड डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। फिर जो जॉन लॉक है, उनकी जो सेकंड ट्रीटीज़ थी ऑन गवर्नमेंट, जिसको लिखा गया था 1681 में, वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स बुक है क्लासिकल लिबरल आइडियाज़ की। फिर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फाउंडेड इन द कंसेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल बिकेम द बेसिस ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो अब्राहम लिंकन ने जो जो एड्रेस किया था गेटिसबर्ग में, जहाँ पे उन्होंने एक्सटोल किया विर्च्यू को, जिसे बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये बेडरॉक हो गया था मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी का। अब देखो जो डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी, ये बहुत पहले ही स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है कि क्या है डेमोक्रेसी। जब भी डेमोक्रेसी की बात की जाती है तो स्कूलों में भी एक ये डेफिनेशन दी जाती है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये बहुत ही फेमस एक तरह का कोट हम बोल सकते हैं जो अब्राहम लिंकन ने दिया था। ये जो भी स्टूडेंट, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हो, चाहे वो अ, किसी मतलब जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, उनको भी अगर पूछेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, तो ये काफ़ी रटे हुए वर्ड्स हैं उनके टंग पे। तो इतना पॉपुलर है ये कोट। फिर जो अर्ली एक्सपोनेंट थे डेमोक्रेसी के, उन्होंने डेमोक्रेसी को ट्रीट किया एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे जॉन ऑस्टिन, जेम्स ब्राइस, एवी डाइसी, जॉन सीले एंड लॉवेल ने अ, इस तरह के व्यू को होल्ड किया। ये प्रोमिनेंट होल्डर्स थे इस व्यू के। डेमोक्रेसी को दो वेज में समझा जाता है, एक तो नैरो सेंस में, एक ब्रॉड सेंस में। अगर नैरो सेंस की बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है a form of government which is from the people, for the people and by the people, यानी कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन ही डेमोक्रेसी है, नैरो सेंस की अगर बात करें। लेकिन अगर ब्रॉड सेंस की बात करें तो डेमोक्रेसी एक वे होता है लाइफ का। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी कंप्राइज सर्टेन वैल्यूज। तो अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी की। तो देखिए जो डेमोक्रेसी है उसका एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है, एक लॉन्ग ट्रेडिशन रही है। बट जो नोशन है रिगार्डिंग इट्स एसेंस एंड ग्राउंड्स ऑफ इट्स जस्टिफिकेशन हैव बीन रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो प्लेटो है और एरिस्टोटल है, इन्होंने डिफाइन किया डेमोक्रेसी को एज द रूल ऑफ द मैनी। और उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है, यानी एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ये फॉल्स इक्वालिटी की फॉल्स एजम्पशन पर बेस्ड है। यानी इक्वालिटी की फ़ॉल्स अज़म्पशन का यह मतलब है कि जैसे अरस्तू बोलते हैं, देखो इक्वालिटी की के बारे में जो भी एरिस्टोटल बात करते हैं, वो हम जब एरिस्टोटल को डिस्कस करेंगे, एरिस्टोटल के बारे में जानेंगे, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए कि जो फ़ॉल्स अज़म्पशन ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि जो इक्वालिटी यानी कि समानता की जो कॉन्सेप्ट है, वो तो अलग है, लेकिन जो ये डेमोक्रेसी है इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर इक्वालिटी जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है, जो ये यहाँ पर डेमोक्रेसी जो आप बता रहे हो, ये एक फ़ॉल्स अज़म्पशन है। इसमें इक्वालिटी जैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर अनइक्वालिटी, ये काफ़ी सारी इनइक्वालिटी है। और जो मैकियावेली है और जो मोंटेस्क्यू है, इन्होंने एक डेमोक्रेसी को प्योर फॉर्म माना गवर्नमेंट की, बट ओनली एज़ अ कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? यानी इन्होंने प्योर फॉर्म तो माना गवर्नमेंट की, लेकिन एक कंपोनेंट माना मिक्स्ड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर होब्स, लॉक और जो रूस है, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थियरी दी थी, उसमें इन्होंने डेमोक्रेसी के नोशन को काफ़ी जस्टिफाई किया। अब आते हैं
जो थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी है उनके ऊपर। तो एक बहुत बार पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है कि थ्री वेव्स किसने दी थी और कौन सी वेव कब आई, किस तरीके से, क्या हुआ था उन वेव्स में, ये इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन है। तो आप एक बार इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए कि देखिए ये जो वेव्स बताई थी, ये बताई थी सैमुअल पी हंटिंगटन ने। उन्होंने एक्सप्लेन किया डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन को तीन वेव्स में। पहली वेव जो आई थी वो वेस्टर्न वर्ल्ड में आई थी, जिसमें जो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज थी ये डेमोक्रेटिक बन गई थी। ठीक है, यानी पहली वेव कब आई? वेस्टर्न वर्ल्ड में आई थी ये। और जो यूएसए वगैरह या ब्रिटेन, जर्मनी थे, ये उस टाइम डेमोक्रेटिक हो गए थे फर्स्ट वेव में ही। फिर फर्स्ट रिवर्स वेव थी ड्यूरिंग इंटरवार पीरियड। मैनी वेस्टर्न कंट्रीज विटनेस रोलिंग बैक ऑफ डेमोक्रेसी। उनमें थे जर्मनी, इटली, स्पेन और पोर्तुगल। फिर आई थी सेकेंड वेव, जिसमें डेमोक्रेसी केम बैक टू यूरोप इन कंट्रीज आफ्टर वर्ल्ड वार टू एज अ रिजल्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। डेमोक्रेसी एक्सपेंडेड टू फॉर्मर कॉलोनीज। फिर सेकंड रिवर्स वेव है, जिसमें जो एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका डेमोक्रेसी कोलैप्स्ड, यानी इंडिया के और श्रीलंका के अलावा जो डेमोक्रेसी थी वो बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे उनमें कोलैप्स कर गई थी। फिर जो थर्ड वेव है, विद फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप देयर हैज बीन ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी विद फ्यू एक्सेप्शन लाइक नॉर्थ कोरिया, चाइना, क्यूबा एंड अरब वर्ल्ड। देखिए अब जब कम्युनिज्म का फॉल हुआ था ईस्टर्न यूरोप में, तब भी क्या हुआ था, डेमोक्रेसी का काफ़ी फैलाव हुआ था ग्लोबल लेवल पे। तो उनमें जो ये नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, चाइना या और साथ में जो अरब वर्ल्ड है, यहाँ पर तो इसका एक्सपेंशन हुआ नहीं था। बाकी सब जगह ये एक्सपेंड कर रही थी डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट। और जो नॉन एक्सपेंशन है डेमोक्रेसी का इनटू अरब स्टेट, उसको एक टर्म किया जाता है वेस्टर्न स्कॉलर्स के द्वारा, जिसे बोला जाता है अरब एक्सेप्शनलिज्म। अब ये अरब एक्सेप्शनलिज्म क्या है, ये हम देखेंगे कि ये एक तरह का डिस्कोर्स है वेस्टर्न स्कॉलर्स का, कि जो डेमोक्रेसी है वो कंपेटिबल नहीं है इस्लाम के साथ में। ठीक है, आ रहा है ना समझ में कि क्या बोला जा रहा है? अगर कुछ ना भी समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके जो भी क्वेरीज हैं, जहाँ पर भी आपको कुछ डाउट है, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। तो ये जो डिस्कोर्स है ये प्रोवाइड करता है लेजिटिमेसी टू यूएस पॉलिसी ऑफ अपोजिंग डेमोक्रेसी इन मिडल ईस्ट एंड सपोर्टिंग पपेट रेजिम्स। फॉर एग्जांपल जो गल्फ मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है इजिप्ट में, ट्यूनीशिया में और अदर कंट्रीज में। फिर हम बात करते हैं कि देखिए जो जो अरब स्प्रिंग है जो फैली थी अरब कंट्रीज में, ये चैलेंज करती है अरब एक्सेप्शनलिज्म की मिथ को। जो अरब स्प्रिंग है वो फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी बन गई है, बट बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इसने ऑलरेडी मूव किया है रिवर्स डायरेक्शन में। जो अरब स्प्रिंग है वो टर्न हुई है अरब समर में, जिसको फरीद जकारिया अरब विंटर बोलती है। तो ये कॉन्सेप्ट पे भी आप देखिए कि क्या है अरब स्प्रिंग, क्या अरब समर है, क्या अरब विंटर है, किसने ये वर्ड्स दिए थे, और क्या है ये अरब एक्सेप्शनलिज्म। ठीक है, यानी देखिए जो ये अरब स्प्रिंग है ये टर्न हुई थी अरब समर में। ठीक है, कैसे टर्न हुई, जब ये मूव किया था, जब जो डेमोक्रेसी का जो एक्सपेंशन, जैसे एक तरफ तो जहाँ एक्सपेंशन हो रहा था उसको बोला गया था अरब स्प्रिंग, और जब ये अ, वापस जा रही थी यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रही थी तो उसको अरब समर बोला गया। और जो अरब समर है फरीद जकारिया ने उसको अरब विंटर बोला है। फिर डेमोक्रेसी की क्या कुछ वैल्यूज़ हैं वो हम देखते हैं कि एक तो ये इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने डिज़ायर्स के हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं, यानी चॉइसेस बना सकते हैं। ठीक है, फिर ये फ्रीडम देती है इंडिविजुअल को। उसके बाद जितनी देखिए जितनी फ्रीडम डेमोक्रेसी में रहती है उतनी फ्रीडम इंडिविजुअल को किसी और सिस्टम में देखने को नहीं मिलती। फिर यहाँ जो रिस्पेक्ट है ह्यूमन की डिग्निटी की, वो काफ़ी देखने को मिलती है। यह टॉलरेशन सिखाती है अपने सिटीजन्स को, पीपल को, और साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करती है डेमोक्रेसी। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं इसकी। ठीक है,
उसके बाद जो फरीद ज़कारिया है, उनके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म है, मस्ट प्रीसीड डेमोक्रेसी। उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया इसमें ब्रिटेन का, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म पहले आता है, डेमोक्रेसी बाद में आती है। यानी कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ है, वो ब्रिटेन में लेट आता है। ऐसे कंट्रीज़ में चांसेस होते हैं सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के। देन इन कंट्रीज़ वेयर डेमोक्रेसी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म, यानी इन्होंने डेमोक्रेसी किस तरह से कहाँ पर सक्सेस करती है, उसके चांसेस कहाँ बढ़ जाते हैं, वो फरीद ज़कारिया ने बताया है। फिर अब हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जिसकी भी फरीद ज़कारिया बात कर रहे थे वो क्या है। ये रूल ऑफ लॉ है, यानी कि कानून का शासन है। ये प्रिंसिपल असिस्ट करता है द प्रिंसिपल दैट असिस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये प्रिंसिपल ये इंसिस्ट करता है कि जो स्टेट है वो, जो स्टेट की वर्किंग है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ काम जो भी किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर किया जाएगा। Constitution not only provides for a framework of government but also prescribes powers of various organs of government and the limit of those powers. फिर डॉक्टर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है बिना सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के, वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है। प्रेजेंट एज है वो रिगार्ड करती है एज एन एज ऑफ डेमोक्रेसी। However, due to lack of strict adherence to democracy, democratic principles, some scholars calls it as an age of democratic confusion। यानी जहाँ पे स्ट्रिक्ट एडरेंस का की कमी रहती है, उसके कारण जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है वो डेमोक्रेटिक कन्फ्यूजन बन जाता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।